नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल। इसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 के लिए मेडिवल हिस्ट्री देख रहे थे। खास करके जो हमने कल वीडियो जो बनाया था, अपलोड किया था परसों, उसमें क्या हुआ था, उस समय के बाद में जब पता चला कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। उसका मेन रीज़न ये था कि माइक में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाने की वजह से उसमें आवाज़ नहीं आई थी। तो जहाँ तक से आवाज़ आना बंद हुई थी, आज हम वहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका अपना चैनल, जिसका नाम है केवल एग्जाम। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शेरशाह से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हाँ, चलिए शेरशाह सूरी को देख लेते हैं। 1540 से लेकर 45 के बीच का शासनकाल है इसका। उसके बाद है कि दक्षिणी बिहार के लोहानी शासक बहराम खां के यहाँ यह नौकरी करता था। बहराम खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। प्रश्न बनेगा कि शेरशाह का शेर खां नाम की उपाधि किसने दी थी? तो लोहानी ने दी थी। चंदेरी के युद्ध में यह शेरशाह बाबर के साथ था। किसके साथ था? बाबर के साथ था। अर्थात यह हुमायूं से जीता इसलिए क्योंकि वह मुगलों की जो युद्ध प्रणाली थी उससे परिचित था, इसलिए वह जीता। चंदेरी के युद्ध में यह जो है बाबर के साथ लड़ा था। अब 1530 ईस्वी में उसने लार्ड मालिका से विवाह कर चुनार का किला प्राप्त कर लिया। लार्ड मिला ताज खां की विधवा थी। अब देखते हैं शेरशाह का जो प्रशासन है, यहाँ से प्रश्न बनता है कैसा था इसका प्रशासन? केंद्रीकरण पर बल था, निरंकुश एवं जन कल्याणकारी था। शेरशाह ने दाग एवं हुलिया पद्धति प्रारंभ करवाई थी। शेरशाह ने क्या किया था कि विभिन्न सरकारों में जो अपना उसका साम्राज्य था उसको विभिन्न प्रांतों को क्या कहता था? सरकार कहा जाता था। उसमें विभाजित किया था। सरकारों का विभाजन किसमें था? परगने में हुआ करता था। शेरशाह की भू राजस्व पद्धति रैयतवाड़ी पद्धति से नाम से जानी जाती है, यानी कि ये सीधा किसानों से जो है ऋण लेता था, मतलब कि अपना राजस्व लेता था, सीधा किसानों से लेता था। अब इसके बाद है किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया था। किसानों को पट्टा दिया जाता था और उनसे कबूलियत लिखवाया जाता था। शेरशाह की भूमि मापन की पद्धति जब्ती पद्धति थी। कौन सी पद्धति? जब्ती पद्धति थी, जो उसके भूमि मापन के लिए यूज होती थी। अनाजों की दर तालिका तैयार कराई, जिसे राय के नाम से जाना जाता है। किसान अनाज या नगद में भू राजस्व अदा कर सकते थे। भूमि मापन की इकाई के लिए शेरशाह ने जरीब का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? जरीब का प्रयोग किया था। शेरशाह के काल में भू राजस्व की दर कुल कितनी थी? 1/3 थी। तो वहीं आप अलाउद्दीन खिलजी के समय देखेंगे तो 1/50, सीधा 50% वाला कॉन्सेप्ट था। भूमि मापन में गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया, जो 32 अंगुल का होता था। गज ए सिकंदर लोधी ने इसको प्रारंभ करवाया था। अब है कि शेरशाह ने सोने, चांदी, तांबे के मानक सिक्के का विकास किया। उसके द्वारा प्रारंभ किए गए चांदी के सिक्के रुपए कहलाएं। क्या कहलाएं? रुपए कहलाएं। चांदी ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि एक बार प्रश्न में यहाँ तांबा लिख दिया था। क्या लिख दिया था? तांबा लिख दिया था, जो कि गलत हो गया था। अब 1835 तक या ब्रिटिश शासनकाल तक चलता रहा। एक मिनट रुकिएगा। अब उसके आगे देखते हैं कि इनका जो स्थापत्य कला, मतलब स्थापत्य में इसका क्या क्या योगदान था, वो देख लेते हैं। शेरशाह का दिल्ली का पुराना किला, सासाराम में खुद का मकबरा बनवाया। सासाराम कहाँ? बिहार में। फिर रोहतासगढ़ नामक नगर भी बसाया। अब आता है अकबर। अकबर का 1566 से देखेंगे 1605 तक आता है। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के महल में 1542 में हुआ था। 1556 में कालानौर यानी पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ? कालानौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। बैरब खां कौन था? वो अकबर का संरक्षक था। नवंबर 1956 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को उसने पराजित किया था। 1556 से 60 के बीच अकबर जो है बैरब खां के संरक्षण में रहता है। फिर आप देखेंगे 60 से 62 तक वो अकबर की अंगरा थी। उनके शासनकाल में वह अपना राज्य को बढ़ाता है। इसी शासनकाल को, जो महांगा का शासनकाल था 1560 से 62 तक, को इसे ही पेटीकोट शासन कहते हैं। प्रश्न आया था पेटीकोट शासन से क्या तात्पर्य है। अब आता है अकबर का सैन्य अभियान कहाँ कहाँ हुआ था।
एक अकबर का सैन्य अभियान पेपर में पूछते हैं, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी का पूछते हैं, तो ये दोनों को ही आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं मालवा पर कब हुआ था, 1561 में हुआ था। मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। फिर आमेर 1562 में, आमेर के शासक भारमल स्वच्छ ने अकबर स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा यह प्रथम राजपूत ऐसा शासक था जिसने भारमल ने जिसने अकबर की जो स्वायत्तता थी उसको अधीनता स्वीकार कर लिया था। अब भारमल की बेटी से ही इसका विवाह हुआ था जिससे जहांगीर का जन्म हुआ था। भारमाल के पुत्र थे भगवान दास तथा पौत्र यानी भगवान दास का पुत्र मान सिंह अकबर के दरबार में उच्च पद पे थे। अब गोंडवाना गोंडवाना को 1564 में जीता। यहाँ की रानी दुर्गावती थी जिन्होंने पराजित होने के पश्चात आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की थी, जौहर नहीं की थी, ध्यान रखिएगा। अब है गुजरात विजय 1572। कृषि एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण अकबर ने गुजरात विजय की। यहाँ की लगान व्यवस्था टोडरमल ने सौंपी थी। किसको सौंपी थी? टोडरमल को सौंपी थी। क्योंकि गुजरात से क्या होता था ना, वहाँ की भूमि जो उपजाऊ होने के साथ साथ आप देखेंगे वहाँ क्या है, बंदरगाह बहुत ज्यादा है, जिससे आप विदेश में व्यापार कर सकते हैं, तो वहां से राजस्व ज्यादा मिलता था। तो गुजरात में उसके आक्रमण का सिर्फ एक विजय एक मतलब की उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा हमें धन अर्जित करना है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। अब आगे देखते हैं 1574 से 76 में अकबर ने बिहार और बंगाल को जीत किया। हल्दी घाटी का युद्ध जो आप देखेंगे, सही दिख रहा हूं मैं? रोशनी आई तो आग में लग रही बहुत ज्यादा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हुआ था। ये मानसिंह वही है जो आमेर के राजा का पौत्र था, याद होना चाहिए, ये वही मानसिंह है। तो मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप हार गया। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध, ये याद रखिएगा। अब आता है 1586 के समय, इसमें अकबर ने कश्मीर को विजित किया। 1591 में सिंध पर और 1595 में उड़ीसा पर, 1595 में, यहाँ 95 ये बलूचिस्तान को विजित कर लिया था। अब आता है कि 1595 में अकबर 1595 में गांधार के गवर्नर ने बिना युद्ध के ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि आप देखेंगे गांधार तक के क्षेत्र में अकबर का अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से शासन चलने लगा था। अब आता है समय 1601 में। 1601 में क्या हुआ? अकबर ने दक्षिण में खान देश पर हमला कर असीरगढ़ का किला छीन लिया था। तो असीरगढ़ के किले पे 1601 में उसने विजय कर ली थी। अब शासनकाल आ रहा है, जहांगीर का शासनकाल आने जा रहा है। देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, आज ही हम इसको पूरा खत्म कर देंगे, ज्यादा उसको लेंदी नहीं ले जाएंगे। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म अकबर की पटरानी मिरियम उस्मानी से हुआ था। बचपन का नाम क्या था? सलीम था। प्यार से उसको अकबर क्या बोलता था? शेखू बाबा पुकारता था। फिर है जहांगीर के शासनकाल की उदारता और न्याय काफी पे बल दिया था, मतलब उदारता और न्याय पर जहांगीर ने काफी बल दिया था। इसके लिए उन्होंने एक न्याय घंटा स्थापित किया था। 1606 ईस्वी में शहजादा खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। इसने जो खुर्रम था वह विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने उसे अंधा करा के उसकी हत्या करवा दी। खुर्रम के विद्रोह से ही गुरु अर्जुन देव की हत्या जुड़ी हुई है, क्योंकि जो खुर्रम था वो गुरु अर्जुन देव को अपने यहाँ शरण दे दिया था, जिसके वजह से जहांगीर ने क्या किया था? गुरु अर्जुन देव को तो मरवाया था, साथ ही साथ खुर्रम को भी मरवा दिया था। अब 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो गई। जो मेवाड़ थे और मुगल के बीच संधि हो गई। जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने अफगानों को मनसबदारी पद्धति में शुरू किया था। मतलब कि जहांगीर प्रथम ऐसा मुसलमान था जिसने अफगान जो दूसरे देश के लोग हुआ करते थे उनको मनसबदार देने की पद्धति प्रारंभ की। क्योंकि आप देखेंगे गांधार में ही उन्होंने अप्रत्यक्ष शासन कर लिया था। 1601 में पहुंच गया था, अकबर पहुंच गया था। अब वहां जब जीत लिया था तो उनको अपने प्रांतों में मिला लिया। अब अफगानों को भी मनसब, वहां पर वहां के राजा अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान के लोग ही टिकेंगे, तो वहां के लोगों को मनसब के रूप में देना प्रारंभ कर दिया था।
मनसबदारी क्या थी? मनसबदारी की व्यवस्था थी, जैसे इक्तादारी व्यवस्था है वैसे मनसबदारी भी है। जहांगीर के समय कांधार मुगलों के हाथ से निकलकर पर्शियन ईरान के हाथों में चला गया था। तो जहांगीर के समय क्या होता, कांधार जहां मनसबदारी उसने दी हुई थी वह जो है हाथ से निकल जाता है और पर्शियन यानी कि ईरानी लोग के हाथ में मिल जाता है। अब इससे पहले थोड़ा पानी पी लें। चलिए, शाहजहां का शासनकाल देखते हैं जो 1627 से 1658 के बीच है। 1552 में शाहजादा खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ। उसकी माता मारवाड़ शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई थी। शाहजहां ने अर्जुमन बानो बेगम के साथ विवाह किया और जिसे उसने मलिका ए जमानी की उपाधि दी। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में दक्षिण में अहमदानगर के राज्य को जीत लिया था तथा इस जीत को स्थायित्व प्रदान करने के लिए बीजापुर के साथ संधि कर ली थी। पुर्तगालियों ने मुगलों के विरुद्ध अराकान के राजा को सहायता दी थी तथा वे मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बना रहे थे। क्या करते? मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बना रहे थे। इन बातों से क्रूर होकर शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। किसने हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ा था? वो शाहजहां था। अराकामा कहाँ है वर्तमान में? ये जो आप म्यांमार में देखेंगे इसको। शाहजहां के समय गुजरात, खानदेश तथा दक्षिण में भयावह दुर्भिक्षण हुआ यानी कि अकाल पड़ गया था। गांधार जो कि जहांगीर के समय मुगलों के आधिपत्य से निकल गया था, वह शाहजहां के समय एक बार फिर से उसके आधिपत्य में आता है। यानी कि जो जहांगीर के समय क्या हुआ था, वह कांधार हाथ से निकल गया था और वहां पर्शियन यानी ईरानी लोग ने कब्जा कर लिया था। वहीं जहां शाहजहां काल में देखेंगे तो एक बार वह फिर उनके आधिपत्य में आ जाता है। 1557 में शाहजहां बीमार हो गया और उस समय दारा शिको यानी कि अकबर का सूजा बंगाल का और औरंगजेब दक्कन तथा मुराद गुजरात का सूबेदार बना। इन चारों भाइयों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। किसका युद्ध प्रारंभ हो गया? उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब है उत्तराधिकार युद्ध का सबसे सजीव वर्णन बर्नियर ने किया है। इसने किया है, बर्नियर ने किया। अब है उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार के युग में देखेंगे तो बहादुरपुर का युद्ध जो हुआ था वो 14 फरवरी 1658 में प्रारंभ होता है। किसके किसके बीच प्रारंभ होता है? सूजा और सुलेमान सिखों के बीच प्रारंभ होता है, जिसमें सूजा की हार हो जाती है। फिर आता है धर्मत का युद्ध जो 15 अप्रैल से प्रारंभ होता है और किस सन प्रारंभ होता है? प्रारंभ होता है 1658 में। और किस कहाँ जगह? उज्जैन में प्रारंभ होता है। उज्जैन जो वर्तमान में एमपी में है। वहाँ क्या होता है? मुराद और औरंगजेब के बीच की संयुक्त सेना का संघर्ष होता है और दारा सिकों की सेना भी इसमें आ जाती है। अब आता है समूरगढ़ का युद्ध मई 1658 में। देख लेते हैं आगरा के समय का। वो क्या होता है? दारा जो होता है वह पुनः पराजित हुआ है। समूरगढ़ की विजय हिंदुस्तान के तख्त पर औरंगजेब के आधिपत्य का तर्कसंगत परिणाम है। अब आता है खजवा का युद्ध जो दिसंबर 1658 से प्रारंभ होता है। औरंगजेब एवं शुजा के बीच शुजा अंतिम रूप से परास्त हुआ। और देवराई का युद्ध जो मार्च 1559 से प्रारंभ होता है वो देख लेते हैं। औरंगजेब और दारा के बीच हुआ और दारा पराजित हुआ। अब आता है औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 के बीच है। उत्तराधिकार युद्ध में अपने भाइयों को समाप्त कर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की। औरंगजेब का 2 बार सिंहासन रोपण हुआ। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को, 1687 में गोलकुंडा को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने आदेशों पर शाइस्ता खान ने हुगली में अंग्रेजों को दंडित किया था। तो औरंगजेब के समय किसने हुगली में अंग्रेजों को दंडित किया था? शाइस्ता खान ने किया था। अब देखते हैं औरंगजेब के समय का विद्रोह देख लेते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और बाकी हुआ है, बाकी जो है कंप्लीट हो गया है।
अब ये देख लेते हैं हम औरंगजेब के समय जो विद्रोह हुआ वो देख लेते हैं। अफगान विद्रोह कब हुआ? 1667 में। जाट विद्रोह कब हुआ? ये देखेंगे आपका आगरा, मथुरा, ग्वालियर के जाटों के मध्य हुआ। सतनामी विद्रोह जो 1672 में हुआ, वो संस्थापक कौन थे उसके? जगजीवन दास हुआ करते थे। फिर आता है बुंदेल का विद्रोह। ये जुझारू सिंह और चंपत बुंदेल ने शाहजहां के समय विद्रोह किया था। इनका नेता गोकुल जाट था। औरंगजेब के समय छत्रसाल ने विद्रोह किया था। आता है कि राजपूत का विद्रोह क्या है, ये देख लेते हैं। राजपूत के उत्तराधिकारों में मुगलों द्वारा हस्तक्षेप के कारण मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूत शासकों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये आपने देखा था। अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। लाइट चली गई क्या यार? अब है मुगल शासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। मुगल की जो शासन व्यवस्था कैसे थी, केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या महत्वपूर्ण था, ये देख लेते हैं हम लोग। ये मुगल बादशाह अपने साम्राज्य का सर्वसर्वा होता था। मतलब कि जो केंद्रीय सत्ता थी तो वो सर्वसर्वा हुआ करती थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि वह दैवीय अधिकारों से संपन्न था। वो कैसे अधिकारों से संपन्न था? वह दैवीय अधिकारों से संपन्न हुआ करता था, यानी कि राजत्व का सिद्धांत चलता था। मुगल काल में निम्नलिखित विभाग थे, मतलब जो कार्य करते थे कौन कौन से? वकील या वजीर का विभाग संपूर्ण प्रशासन का सर्वेक्षण करता था। दीवान ए आला या दीवान ए कुल राजस्व संबंधित प्रशासन इसके जम में था। अब मीर बख्शी ये क्या था? तो सेना विभाग का प्रधान हुआ करता था। मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश तथा उसके लिए जागीर की अनुशंसा करता था। मीर ए समा अथवा शान ए समा या राजकीय कारखानों का अधिकारी होता था। सद्र उर सुद सद्र सद्र उस सद्र क्या था? धार्मिक मामलों से संबंधित विभागों का अध्यक्ष हुआ करता था। मुख्य काजी काजी उल उज्जल के नाम से जाना जाता था या न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। अब है मीर ए आतिश अथवा दरोगा ए तोपखाने का पद मंत्री स्तर का ना होते हुए भी महत्वपूर्ण था। शाही तहखाने इसी के अधीन हुआ करते थे। अब आता है दरोगा एवं डाक चक्की। डाक के बारे में देखें, जो डाक चौकी हुआ करती थी उनके बारे में। इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवेदन वाहक हुआ करते थे। क्या होता था? जो गुप्तचर होते थे या कोई संदेश भेजते वो इसके अंदर आते थे। अब है मुहतसिब। ये क्या था? यह जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था। मतलब जनता कैसी कार्य कर रही है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, उसका रख रखाव कौन करता था? मुहतसिब करता था। अब आ रहा है प्रांतीय शासन। जो मुगल साम्राज्य का प्रांतीय शासन था वो कैसे था वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अकबर के समय एक रूप प्रांत का निर्माण हुआ। इसने साम्राज्य का विभाजन 12 प्रांतों में किया, जिनकी संख्या बढ़ करके औरंगजेब के समय कितनी हो गई थी? 20 हो गई थी। अमाल गुजार था। वो कैसा था? वह दीवानी मामले देखता था। वहीं फौजदार क्या होता था? वो जो है आपराधिक मामले देखता था। अब हम लोग आ गए हैं परगना व्यवस्था पे आ गए हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए। सरकार का विभाजन परगनों में होता था। इससे जुड़े अधिकारी शिकदार, आमिल, कानूनगो एवं कौन थे? फौजदार थे। अब है शिकदार कानून व्यवस्था का संरक्षक तथा भू राजस्व से संग्रह आमिल की सहायता करता था। आमिल भू राजस्व प्रशासन से जुड़ा होता था। कानूनगो गांव के पटवारी का मुखिया तथा स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था, यानी होतदार खजांची हुआ करता था। अकबर ने प्रत्येक परगने में जिसके मालगुजारी की आय प्रति वर्ष 1 करोड़ दाम थी, किरौड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। अब आता है अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की दशल्नो पद्धति पर आधारित थी।
प्रत्येक मनसबदार की रैंक 2 अंकों में व्यक्त हुआ करती थी। ये ध्यान रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था का प्रश्न जब आप देखेंगे तो यूपीएससी 2019 का प्रश्न देखेंगे तो आपको मनसबदारी के बारे में उसमें पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मनसबदारी जो व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे इक्तादारी थी वैसे मनसबदारी हुआ करती थी। प्रथम अंक जात रैंक तथा द्वितीय अंक और सवार रैंक का बोध हुआ करता था। अब है मनसबदारी की कितनी श्रेणियां थी? मनसबदारी की 3 श्रेणियां हुआ करती थी, वो देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी में क्या होता था? सवार रैंक और जात रैंक बराबर हुआ करती थी। द्वितीय श्रेणी में सवार रैंक जात रैंक से आधा या आधे से अधिक हुआ करती थी। तृतीय श्रेणी में क्या हुआ करता था? सवार रैंक जात रैंक से आधे से कम हुआ करती थी। अब आ गया है कि जहांगीर ने अपने शासनकाल में 2 अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था को लागू किया था, जहां शाहजहां ने महाना महीने का वेतन जो होता है, मतलब कि एक प्रकार का महाना वेतन पद्धति का विकास किया था। अब आती है जागीरदारी प्रथा आ रही है। मुगल काल में राजस्व अधिकारियों के वेतन के रूप में भू राजस्व आवंटित किया जाता था, जिसे जागीरदारी कहा जाता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुगल शासन अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म के बारे में देखते हैं। ज्यादा नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है, भी खत्म हो जाएगा जल्दी ही। भू राजस्व व्यवस्था एवं कृषि देख लेते हैं। मुगलों की आय का प्रधान स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व निर्धारण की 3 पद्धति प्रचलित थी। पहली कौन सी थी? गल्ला बख्शी, फिर कनकूत और जब्ती। यानी कि आप देखें भू राजस्व की 3 प्रणाली थी। पहला जो गल्ला बख्शी, दूसरा आप देखेंगे कनकूत और तीसरा जब्ती थी। सबसे ज्यादा लोग जब्ती को जानते हैं, इन दोनों को नहीं जानते, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 पद्धति थी, गल्ला बख्शी, कनकूत और जब्ती। 1582 में अकबर ने तोडरमल की नियुक्ति दीवान ए आला के रूप में की थी। कहाँ की थी? वो गुजरात में की थी। इसने कई प्रयोगों के पश्चात जब्ती या आईने दहशाला पद्धति को अपनाया। पूछेगा आईने दहशाला किसने लागू कराया था? तो टोडरमल ने कराया था। अब शेरशाह ने भूमि की उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण किया। अकबर ने उत्पादकता के साथ साथ बारंबारता को भी आधार बनाया तथा भूमि की पोलज, परती, चाचर और बंजर में विभाजित किया। जो 4 आप अंक देख रहे हैं कि भूमि का पोलज, परती, चाचर और बंजर, इनको ध्यान रखिएगा। आप परती और बंजर तो जानते होंगे, लेकिन उससे पहले पोलज थी और परती, फिर चाचर और बंजर हुआ करती थी। अब है कि 1574 ईस्वी में अकबर ने कारोरी का पद सृजित किया। करोरी का पद सृजित किया। यह राजस्व निर्धारण एवं वसूली का प्रभारी था। शाहजहां ने अमीलों को कर निर्धारित का दायित्व सौंपा, तो करोरी मात्र राजस्व वसूलने तक सीमित रह गया। इस काल में नहर प्रणाली का विकास हुआ। शाहजहां ने नहर फौज और शाही नहर बनवाई। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली तंबाकू को भारत ले आए। 17वीं शताब्दी में ज्वार की खेती प्रारंभ हुई तथा कॉफी का उत्पादन शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी में आलू, लाल मिर्च, मक्का और टमाटर की खेती भी भारत में प्रारंभ हो गई। यानी 18वीं शताब्दी से पहले आलू और लाल मिर्च का उत्पादन नहीं हुआ करता था। ये ध्यान रखिएगा, ये किसकी देन है? ये सब देखेंगे आप, पुर्तगालियों की देन है। अब है जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर पाबंदी लगा दी थी। आगरा के निकट बयाना और सरखेज अहमद यानी कि अहमदाबाद में नील के उत्पादन प्रमुख था, क्योंकि नील से क्या होता था? नील से कपड़ों की रंगाई हुआ करती थी। इसी नील विद्रोह के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि आपको मिलेगा 1859 में मिलेगा। दीनबंधु की जो एक पुस्तक थी उसमें मिलेगा, उपन्यास में। 1550 में क्या होता है? उलम लगाने की पद्धति का विकास हुआ। इस पद्धति से मुगलों ने गोवा में अल्फांसो जुआनी के साथ परेरा जैसे अच्छे आमों का उत्पादन किया। अब आते हैं सिक्कों की बारी, कि मुगल काल में कैसे कैसे सिक्के चले थे। जहांगीर के शासनकाल में रुपया चला था, जो चांदी का बना था, याद है ना आपको? क्योंकि चांदी के दर पे तांबा लिखा गया था एक बार।
अब ये सिक्के, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार उनके चांदी के सिक्के थे। चांदी का रुपया, तांबे का दाम शेरशाह ने चलवाया था। ये वही बात जो अभी मैंने बताई थी। अब है उद्योग, देख लेते हैं क्या क्या उद्योग उस समय लगे थे। हाँ, वस्त्र उद्योग गुजरात, राजस्थान और दक्कन का था। धागों की बिक्री का केंद्र भड़ोज, बालासोर और कासिम बाजार था। वफ्ता क्या था? उच्च कोटि का सूती वस्त्र का वफ्ता कहा जाता था। वफ्ता क्या था? उच्च कोटि का सूती वस्त्र हुआ करता था। अब है ताफ्ता क्या था? रेशमी कपड़ा हुआ करता था। 17वीं सदी में क्या हुआ था? बंगाल रेशम का महत्वपूर्ण उत्पादक था। शोरा अहमदाबाद, बड़ौदरा, दिल्ली और आगरा था। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेरशाह का उत्पादन केंद्र पटना हो गया था। और निर्यात के प्रमुख मदे क्या क्या थी? वो थी कपड़ा, शोरा, नील, चीनी, मसाले, अफीम और आदि। शोरा और अफीम के लिए वह बिहार पर निर्भर करते थे। आयात के प्रमुख जो चीजें थी वो थी घोड़ा, सोना, चांदी और शराब हुआ करती थी, क्योंकि घोड़े जब युद्ध लड़ने के लिए घोड़ों की आवश्यकता होती है। अब भारत में उतने अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं होते थे, तो उनको जो है आयात किया जाता था। अकबर के समय गलीचा और शाल बनाने, गलीचा होता है सर, गलीचा और शाल बनाने की प्रथा का विकास हुआ। आगरा और लाहौर गलीचे का केंद्र बन गए थे। अब आता है ददनी व्यवस्था। ददनी व्यवस्था ये होती है जिसमें मान लीजिए हमने किसी किसान से कहा कि मैं आपकी सारी फसल जो 100 रुपए में खरीदूंगा, ठीक है, और उसके लिए मैंने पहले से ही पैसा पेमेंट कर दिया, उसे ददनी व्यवस्था कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। व्यापारियों को पेशगी के तौर पर अग्रिम धनराशि जमा करनी पड़ती, जो भी होता था उसको उत्पादक को उसको अग्रिम धनराशि देनी पड़ती थी। अब ये आ गया कि आधिकारिक प्रशासन जो केंद्र प्रशासन था उसके बारे में है। यहाँ थोड़ा वो ब्लर हो था कि डार्क हो जा रहा है, परेशान बात नहीं, मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा। पहला आप देखेंगे केंद्र प्रशासन में वही है वकील है मुतबल, क्या था? वो वकील था। दीवाने वारी राजस्व से संबंधित था। मीर बख्शी किसका था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। प्रधान काजी प्रधान न्यायाधीश हुआ करता था। मुहतसबी क्या था? सर्वोच्च आचार संहिता देखता हुआ था। सद्र उर शूद्र या प्रधान जो प्रधान सदस्य था वह धार्मिक मामलों का प्रबंधन और सलाहकार होता था। मीर ए समा क्या था? शाही महल, हरम, रसोई घर इत्यादि का प्रबंध हुआ करता था। अब आता है हमारा प्रांतीय प्रशासन। इसमें क्या था कि सूबेदार सिपा सलार प्रांतीय प्रशासन का सूबेदार हुआ करता था। सदर और काजी प्राय एक ही व्यक्ति को दोनों पद पे दिए जाते थे। सदर क्या था? नैतिक चरित्रों का देखभाल, काजी क्या थे? न्याय का अधिकारी हुआ करता था। अब आता है प्रांतीय पक्ष, जिस सूबे की सेना की देखभाल करता था। कोतवाल क्या करता था? सूबे की आंतरिक सुरक्षा में, जो इस समय ना कि हम लोग होमगार्ड को देखते हैं वो आंतरिक सुरक्षा करता है, रात में जगता है, ये वही कोतवाल वाला सिस्टम था। अब है जिले का प्रशासन कैसे चलता था ये देख लेते थे। फौजदार के रूप में क्या थी? आप देखेंगे कि सरकारें जिले का मुख्य सैन्य अधिकारी हुआ करते थे। अमल गुजार क्या थे? जिले के राजस्व के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। फिर है बितिकची क्या थी? आलम गुजार का सहायक था। ठेकेदार क्या थे? वो देखेंगे आप शांति और सुरक्षा थे। अमील क्या था? परगने का वित्त अधिकारी था। फौजदारी खजांची कारबूत मरकर और कानपूत पटवारी का प्रधान अधिकारी था। ग्राम प्रधान क्या था? खुद मुकद्दर चौधरी, और पटवारी जो था वो ग्राम प्रधान का सहायक हुआ करता था। अब है मुगलों की धार्मिक नीति। देखिए अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा, मतलब कि टेलीग्राम का लिंक है, उस पर अभी तक मैंने उसको आज ही बनाया है, तो मैं उस पर कोशिश करूंगा अब तक मैंने जितनी भी पीडीएफ जिस सब्जेक्ट की कंप्लीट करी वो मैं उस पर डाल दूं, तो आप उसको चाहे तो ले लीजिएगा और सारे वीडियो के लिंक भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए, लेकिन ये जो टेलीग्राम चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब से मैं जब पीडीएफ बनाऊंगा तो टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक भी दे दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो नीचे देते हैं लिंक वो भी दे दूंगा। अब आ रहा है मुगलों की धार्मिक नीति, देख लेते हैं क्या है। अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल पर आधारित थी। अकबर ने 1562 ईस्वी में मद्रास प्रथा का प्रबंधन लगाया। सॉरी, मद्रास क्या पढ़ रहा हूँ। अकबर ने दास प्रथा पर
प्रतिबंध, ये वर्ष लग रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये क्रम लगाने को आएगा कि दास ऐसे पूछेगा। ये वर्ष तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ क्रम पूछ लेगा, कौन कौन पहले आया था। पहले उसने 1562 में दास प्रथा को खत्म कर किया। फिर 63 में देखेंगे वह तीर्थ यात्रा कर जो लगता था जजिया, वो समाप्त किया। फिर 64 में वह जजिया कर समाप्त कर देता है, याद रखिएगा। 62 में वह दास प्रथा, 63 में वह तीर्थ यात्रा समाप्ति, और चौथा जो था वो जजिया कर समाप्त कर देता है। 75 में वह क्या करता है, इबादत खाने का निर्माण करवाता है। 78 में इबादत खाना में सभी धर्मों के लिए खोल देता है कि सभी धर्म आए और अपनी इबादत करें। जून 1789 में अकबर ने खुतबा पढ़वाया। अगस्त 1589 में अकबर ने क्या महजर जारी किया, मतलब कि जो एक वो था तो फरमान हुआ करता था वो जारी किया। फिर है अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु और जिन चंद्रा सूरी को युग प्रधान अधिकारी नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बनाने वाले क्वेश्चन है। अब 1582 ईस्वी में उसने दीवान ए इलाही का प्रवर्तन कराया। अबुल फजल और बदायूं इसे तौहादी ए इलाही कहते थे। अब आता है 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत चलाया। कब चला ये याद रखिएगा, वो इलाही संवत कब चला है, 1583 में चलाया। अब जहांगीर की नीति देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अब है जहांगीर की धार्मिक नीति। मथुरा, गोकुल और वृंदावन में मंदिर बनवाए। जहांगीर ने 3 जगह मंदिर बनवाए, मथुरा, गोकुल और वृंदावन, कुल मिला के आप उसी क्षेत्र में मिलेंगे। ईसाइयों का गिरजाघर भी बनवाने की अनुमति दे दी थी। चलिए, अब इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कट्टर क्या करवाए थे, उसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। जैनों को देश से निर्वासित कर दिया था। शेख अहमद सरहिंद को दंडित किया था। ये जो इंपॉर्टेंट ना, ये जैनों को बाहर कर दिया था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब है शाहजहां की धार्मिक नीति क्या थी, हिजरी संवत का प्रारंभ कराया था। हिंदू और मुस्लिम दास रखने पर प्रतिबंध कर दिए थे। हिंदुओं को मुस्लिम स्त्रियों के साथ विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। और सिजदा प्रथा को बंद करवाकर चहार तस्लीम प्रथा का प्रारंभ कराया था। सिजदा मतलब झुक के सरा, मतलब कि वो मतलब झुक कैसे सिजदा करते हैं, ऐसे करने वाली प्रथा खत्म कर दिया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति देख लेते क्या थी। 1659 में इसने आलमगीर की उपाधि धारण कर ली। जो सिक्के थे उसमें जो कलमा को लिखवाना बंद कर दिया था। फिर नौरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये ईरानी त्योहार हुआ करता था। झरोखा दर्शन प्रतिबंध कर दिया था। हाँ, मोहरों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि तुला दान बंद करवा दिया था। अब 1679 में इसे पुनः जजिया लगाया गया था। किसने, जो जजिया को जो समाप्त कर दिया था 1500 कितने 63 में ना, तीर्थ यात्रा जो सॉरी 1564 में जजिया को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। 1564 में उसको लगभग आप देखेंगे 64 10 और 7 16 116 साल बाद फिर से इसने जजिया प्रारंभ कर दिया था। संगीत पर प्रतिबंध, ये बहुत ही धार्मिक किस्म का इंसान हुआ करता था, इसलिए इसने ऐसे ऐसे कार्य किए। अब आता है मराठे, देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान जो सरकार का प्रारूप चल रहा है उसमें हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो जाए। आ रहा है शिवाजी। शिवाजी का आपसे 1627 से लेकर 1680 के बीच का समय है। जन्म 1627 में शिवनर जुत्रा में हुआ था। पिता क्या थे, शाहजी थी। माता जीजाबाई। गुरु रामदास संरक्षक दादा कोंड देव थे। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव था। सैन्य अभियान कहाँ कहाँ का था, 1665 में रायगढ़ की राजधानी थी। फिर 1663 में पूना पर आक्रमण कर शिवाजी ने मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को एक उंगली काट दी थी। मतलब उसने से खंजर चलाया, मतलब कैसे छुपे से खंजर चलाया शिवाजी ने, और शाइस्ता खान ने से हाथ लगा लिया था तो उसकी एक उंगली कट गई थी। फिर होता है 1665 में क्या था, पुरंदर की संधि होती शिवाजी और जयसिंह के बीच। शिवाजी ने हैंदव धर्मधारक और क्षेत्रीय कुल वंशधारक की उपाधि ली थी। अब है राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 1677 में कर्नाटक का अभियान हुआ करता था, क्योंकि
महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र समान मतलब एक मतलब कि उसी क्षेत्र में आते, तो वहीं पास उनका अभियान हुआ था आखिरी वाला। अब शिवाजी का प्रशासन देख लेते क्या क्या है। हाँ, इसमें देखेंगे कि केंद्र में 8 मंत्री को परिषद होती थी, इसे अष्टप्रधान कहा करता था। फिर है अष्टप्रधान, वो निम्नलिखित मंत्री थे, पेशवा था, अमात्य था, वाक्यानिवीस था, फिर देखेंगे सेनापति था, सचिव था, फिर दबीर या सुमंत हुआ करता था, पांडुराव और तथा थाना अध्यक्ष हुआ करता था न्यायाधीश। अब इनके बारे में जो जो मुख्य मुख्य बात है वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब आता है हमारा कि चौथ, मतलब कि एक दो होती है चौथ और सरदेश मुखी, इन दोनों की वसूलों को राजस्व से संबंधित हुआ करता था। इनके बारे में देख लेते हैं क्या था मुगल काल में। चौथ एक प्रकार का मराठा कर था, जिससे संबंधित राज्यों को अपने भू राजस्व का 25% देना पड़ता था। इसकी वसूली काम विस्तार करता था। तो कौन करता था? काम विस्तार इसकी वसूली करता था। और इधर आपको दिखा देते काम विस्तार क्या करता, मतलब क्या था वो। काम विस्तार इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो ये जो था ये चौथ की वसूली करता था। जो दूसरे प्रदेशों से जो वसूली तो चौथ की वसूली होती थी। सरदेश मुखी क्या था? वस्तुतः छत्रपति महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेश मुखी होने के नाते विजित क्षेत्रों से कुल राजस्व का 10% हिस्सा सरदेश मुखी के रूप में प्राप्त करता था। इसकी वसूली गुमाशत करता था। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे। नगद वेतन इससे पहले और कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन दिया था, तो याद रखिएगा। शिवाजी भी सैनिकों को नगद वेतन दिया करते थे, किंतु निश्चित रकम के बदले भूमि एवं गांव देने की चली आ रही प्रथा मोकासा मोकासा एक प्रकार से एकता व्यवस्था से संबंधित थी, का पूर्णतः समाप्त कर दिया था। इसने क्या कर दिया था? शिवाजी ने समाप्त कर दिया था। अब आता है शिवाजी के पास एक नौसेना भी थी, जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। अब आता है काल रेखा। कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तावंत छोड़ गए उनको हम देख लेते हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी कब कब की 10वीं और 11वीं शताब्दी में क्या थी? मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहला अल बरूनी उज्बेकिस्तान से था। 13वीं शताब्दी में 1254 से 1323 तक में देखेंगे तो मोरक्को जो था वो। फिर 14वीं शताब्दी में इब्ने बतूता। 15वीं शताब्दी में आप ये सब देख सकते हैं कि कौन कौन यात्री किस किस समय आया था। इसको आप खुद भी 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर आ रहा है काल रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ धार्मिक शिक्षकों के बारे में आ रहा है कि तमिलनाडु अयप्पर संबंध और सुंदरवर थे। लगभग 800 से 900 ईस्वी के बीच में तमिलनाडु में देखेंगे तो नमल्लन, मणिवचलक और अंडक ये सब थे। तो ये सब देख लीजिएगा। बाकी हमारा पूरा मेडवल हिस्ट्री जो है अब समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपना आधुनिक भारत देखेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, मैं जो टेलीग्राम लिंक दूंगा इसके नीचे, उसको ज्वाइन कर लेगा। सारे पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे और मेडवल हिस्ट्री के और जो 4 पार्ट बने हुए उनके भी मैं यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा। तो देखेंगे आप 3 घंटे में ही सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।